जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRIs हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आप ही सपोर्ट से चलता है और आप ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में डिफेंस ऑफेंस पे। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों, टाइनी ढिल्लों सर, एज वी ऑल लविंगली कॉल हिम। सर थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर बहुत कहते हैं ना, बड़ी मुद्दत बीत गई आपसे बात किए। जब आप जस्ट रिटायर हुए थे फ्रॉम डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो हमने पहला वीडियो डिफेंस ऑफेंस पे किया था व्हेन यू आर स्टिल हियर इन दिल्ली। तो सर अभी हमने कल देखा है रात में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने सर एक एस्केलेशन लेवल बढ़ाया है। सर इससे पिछले साल जब पुलवामा हुआ था, सर आप उस समय 15 कोर कमांडर थे and you had a big role to play in planning and executing that operation जो बालाकोट था। सर उस ऑपरेशन के बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें अगर प्रीटेक्स्ट देंगे कि सर वो ऑपरेशन, एंड सर यू वर द वन जिन्होंने सर कश्मीर में सर डायनामिक्स चेंज कर दिए थे। बिकॉज सर हम तो कहते हैं हम तो पैदा ही ऑब्जर्वर हुए हैं वहाँ के, तो वहाँ पे सर आपसे पहले जितने भी ऑफिसर्स थे, ऑल क्रेडिट टू देम, दे वर ऑल गुड ऑफिसर्स, सब कुछ अच्छा था। लेकिन सर द वे यू हैमर्ड टेररिज्म, कि सर वो एरिया कमांडर, जोनल कमांडर का सर कल्चर ही खत्म कर दिया आपने। तो सर वहाँ से लेकर के फिर एस्केलेटिंग टू बालाकोट, सर ये सब थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि सर व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड। देखिए, जब मैं कोर कमांडर 15 कोर बन के गया, उससे पहले भी मेरे 6-7 टेन्योर कश्मीर में थे। स्टार्टिंग 1988 कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर CO, ब्रिगेड कमांडर, फिर ब्रिगेडियर दोबारा। तो जब मैं कोर कमांडर बन के गया तो मैं 10 फरवरी 2019 को कोर कमांडर बना था और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ। और उस पुलवामा होने के 100 घंटे के भीतर हमने, जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया था, हमने उनको ख़त्म कर दिया। और पुलवामा का, क्योंकि जो हमारा मिलिट्री लेवल का एक्शन था कि जिन्होंने वो घटना को अंजाम दिया है उनको ख़त्म करना, वो तो हो गया। लेकिन जो देश का एक रिस्पॉन्स था, देश ने 40 CRPF के जवानों की वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो देश की वो जो बलिदान था, उसका जो रिस्पॉन्स था, तो वो उस टाइम पे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के तौर पे किया गया। और बालाकोट, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, बालाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, बालाकोट प्रॉपर पाकिस्तान में है। तो हमारी एयरफोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया, पूरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर से फ्लाई किया और इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर से फ्लाई किया और जाके बालाकोट में हिट किया। वापस सेम इंटरनेशनल बाउंड्री, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंटरनेशनल बाउंड्री, और बिना किसी नुकसान के हमारी एयरफोर्स ने बालाकोट जो टेररिस्ट कैंप था जैश ए मोहम्मद का, उसको ख़त्म किया। तो वो एक दौर था। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, और जो उरी का ऑपरेशन था उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो सिर्फ मिलिट्री ने किया था। तो 2016 में सिर्फ आर्मी ने किया, 2019 में सिर्फ एयरफोर्स ने स्टैंड अलोन सिंगल टारगेट। लेकिन अब 2025 में जब पहलगाम होता है, तो इस वक्त क्योंकि डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट हैं। डायनामिक्स ये हैं कि सिविलियंस को, टूरिस्ट को धर्म के नाम पे सेग्रीगेट करके फिर कत्ल किया गया, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, उनके माँ बाप के सामने। तो ये एक टेररिज्म की घटना नहीं है, ये एक कायरता, बर्बरता का एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स है, ये हैवानियत है, ये जहालत है, ये कोई जिहाद नहीं है। तो जो टेररिज्म का एक्शन जो इतना जो कैन से पेनफुल था, तो उसका फिर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो भी उतना ही पेनफुल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों के पतियों को वहाँ पे मारा, उनका सिंदूर छीना। तो इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री जी ने खुद रखा, ऑपरेशन सिंदूर। और इस वक्त स्टैंड अलोन सिंगल सर्विस ऑप्शन इख्तियार नहीं की गई, यानी कि उसको नहीं एग्जीक्यूट किया गया आर्मी या एयरफोर्स या नेवी। इस वक्त मल्टीपल टारगेट्स एंड ऑल 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और 9 अलग अलग जगह पे 21 मिसाइलों से हमले किए गए। और ये टारगेट सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ही सीमित नहीं थे, ये टारगेट पाकिस्तान के पंजाब में थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान है वो अपने आप को बहुत चीज़ समझता है एज़ कम्पेयर टू सिंधी, बलूची, पश्तून या
गिलगिट बाल्टिस्तान या कश्मीरी, तो ये उसके अहंकार के ऊपर एक हमला था। क्योंकि लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, मुरीद के और बहावलपुर दोनों पंजाब में हैं, दोनों पंजाब कंट्रोल्ड है, पंजाब लेड है, पंजाबी लेड है। तो इसलिए ये टारगेट का सिलेक्शन भी उसी तरीके से किया गया। और इस वक्त जैसे ना सिंगल सर्विस ऑप्शन थी ना मल्टीपल सर्विस ऑप्शन थी, इस वक्त होल ऑफ नेशन अप्रोच है, जिसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, थोड़े दिन पहले आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन बेस किया, एम्बेसी का स्टाफ कम किया, वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, डिफेंस अटैचेस को विड्रॉ किया, और छोटे छोटे ऐसे और कई कदम किए जो चुभने लगे। अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, अभी से लेकर नवंबर तक जितनी भी फसलें हैं वो सारी पानी उनको हैवी चाहिए, दे हैवी ऑन वाटर डिमांड। और पाकिस्तान एक अग्रेरियन सोसाइटी है, एक किसानी वाली पॉपुलेशन है। और जब इस वक्त पानी बंद करने से या पानी को कंट्रोल करने से या पानी को कैलिब्रेट छोड़ने और रोकने से जो फसल का नुकसान होगा, उसके लिए पाकिस्तान का जो फार्मर है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को क्वेश्चन करेगा कि आपके कारण, आपने आतंक फैलाया, आपने पहलगाम किया और आपके कारण मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी डोल्ड्रम्स में है। तो इस बार वो टारगेट सेलेक्ट किए गए जो पाकिस्तान के अहंकार को चूर करें, और वो एक्शन लिए गए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के तहत कि जो सिर्फ मिलिट्री ना होकर के डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो देश अपने बात नहीं करते जिसके बारे में। तो इस बार साम दाम दंड भेद सब इख्तियार किया गया। और ये इस बार की जो हमारी लीडरशिप का जो फैसला है, बहुत सशक्त, मजबूत और एक बहुत बढ़िया मैसेज देने वाला फैसला है। सर आपने सर लेट 80s में भी आपने देखा था जब वहाँ पे सर JKLF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है सर कि वो सर मास स्लॉटर्स करती थी और आतंकवाद अपने पीक पे था एक तरीके से। आपने उस समय भी लोहा लिया उनसे, आप उस समय भी लड़े। और सर उस समय सर JKLF की सर जो कार्डर हुआ करता था वो हज़ारों में हुआ करता था। एंड सर उनका कार्डर सिर्फ कश्मीर में नहीं, सर उनका कार्डर सर यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में भी हुआ करता था, डायस्पोरा में भी हुआ करता था। तो सर तब से लेकर के सर अब का जो कश्मीर है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ों को रैशनली देखने के बजाय थोड़ा इमोशनल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। सर तब से लेकर अभी तक के कश्मीर में सर आपने क्या देखा है? बिकॉज सर आपने उसकी कहते हैं ना आगाज़ भी देखा है और आपने उसका अंजाम भी देखा हुआ है। जब मैं सितंबर 1988 में एज अ यंग कैप्टन नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग गया, तो हमारी यूनिट जो 3-4 यूनिट थी जो वैली फ्लोर में थी, बाकी पूरी आर्मी LC के ऊपर डिप्लॉयड थी। उस टाइम पे राष्ट्रीय राइफल नहीं होती थी। तो चाहे कुपवाड़ा में कोई इंसिडेंट हुआ है, चाहे बारामूला में हुआ है, चाहे सोपुर में, बांदीपुरा में, चाहे ट्राल में, चाहे अवंतीपुरा में, चाहे पुलवामा, शोपियां, तो यही जो 3-4 यूनिट थी यही हर जगह पर जाके उस ऑपरेशन को करती थी। तो मैंने उस टाइम पे करीब पूरे कश्मीर में ऑपरेशंस किए हैं। और उस टाइम का जो माहौल था, उस टाइम का माहौल ये था कि जो यंग बच्चे थे जो हथियार उठाते थे या पहले कहते थे पार जा रहे हैं, उस टाइम पे एक्सफिल्ट्रेशन होती थी बिना हथियार के, उनको गाइड करके पार ले जाया जाता था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी और वहाँ पे हथियार दिया जाता था, फिर इन्फिल्ट्रेट करके वापस लाया जाता था। क्योंकि LC की डिप्लॉयमेंट एक कहते हैं की डिफेंडेड लोकेलिटी, कि अगर जब आप माउंटेन्स में डिफेंस लेते हो तो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगर आप उनको डिफेंड कर रहे हो तो फिर दुश्मन आपको उखाड़ नहीं सकता। तो उस टाइम पे पूरी जो डिप्लॉयमेंट थी वो की डिफेंडेड लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट पे थी कि पहाड़ की चोटी का जो हिस्सा है उसके ऊपर हमारी कंपनी बैठी है, प्लाटून बैठी है, लेकिन जो नीचे नाले थे वो पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए। अभी जो LC की डिप्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा डेंस है, अभी इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन काफ़ी मुश्किल है। तो उस टाइम पर 100, 500, 200 के बैच पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाते। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे एक भी यंग बच्चा नहीं था, पूरा का पूरा गांव जैसे कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उस टाइम पे ये हवा चलती थी। और 200, 500 के ग्रुप में फिर वापस आते थे। और लेकिन उस टाइम पे जो था, जो कश्मीरी टेररिस्ट था, जो कश्मीरी बच्चा था, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन की ट्रेनिंग लेके हथियार लेके वापस आ जाता था। उसका कुछ कमांड एंड कंट्रोल नहीं था क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे नहीं थे। रेडियो सेट 10 से 15 के ग्रुप में एक के पास होता था जो कमांडर होता था। अगर कमांडर मारा गया या रेडियो सेट खराब हो गया तो फिर वो 10 से 12 का जो टेररिस्ट का ग्रुप है वो, जैसे हम कहते हैं ना, रडरलेस हो जाता था।
आज का जो टेररिस्ट है, आज का टेररिस्ट वेल इक्विप्ड है, वेल कोऑर्डिनेटेड है, और आज के टेररिस्ट की जितने भी, जैसे पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, ये तमाम डायरेक्शंस पाकिस्तान से आती हैं। तब पाकिस्तान इनको अंदर भेज देता था और इसके बाद में डिपेंडिंग कि कोई टारगेट मिल गया तो इन्होंने एक्शन कर दिया, कहीं पे फायरिंग कर दी, चाहे माइनॉरिटीज़ के ऊपर कर दी या कोई अकेला पुलिस वाला दिख गया उसके ऊपर कर दी, तो टू रिमेन इन न्यूज़। लेकिन अभी जो टेररिज्म है उसका एक शक्ल डिफरेंट है। बीच में एक फेज़ आया था कि जब सीआरपीएफ के जवान सड़क पर चल रहे हैं तो लोग उनको पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, पैर से टांग मारते थे। लेकिन उसके बाद में जो पलटा है कश्मीर, खास करके 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और जो खुशहाली आई, जो बच्चा उस टाइम पे 500 रुपये में पत्थर फेंकने जाता था, आज वो बच्चा जाता है, सूमो चलाता है, पोनी का गाइड है, जहाँ कोई गाइड का काम करता है, किसी रेस्टोरेंट ढाबे में काम करता है, ड्राई फ्रूट बेचता है, जहाँ शॉल वगैरह बेचता है, वो 2000 रुपये कमा के लाता है, क्योंकि टूरिज्म इतना है, यात्री इतने आ रहे हैं। तो खुशहाली जो है, इकोनॉमिक्स ड्राइव्स पीस। पहले स्कूल हड़ताल रहती थी, स्कूल बंद रहते थे, जैसे कश्मीरी पंडित्स को निकाल दिया, और जैसे जो लकड़ी के स्कूल थे दूर दराज के इलाके में उनको जला दिया। अभी बच्चा जाएगा कहाँ, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है। और उसके बाद में हुर्रियत ने हड़ताल का दौर शुरू हुआ तो साल में 280 दिन तक स्कूल ही बंद है। अभी बच्चे के पास स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल 280 दिन तक खुलता ही नहीं है, जहाँ पे स्कूल है भी है। तो बच्चों को बस इन मास प्रमोशन देते जाते थे। हर एकेडमिक ईयर के बाद बच्चा 11वीं 12वीं में आता था, फिर वो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देता था कंपटीशन में, और उस कंपटीशन में उसका नंबर नहीं पड़ता था। जब नंबर नहीं पड़ता था, हताश हो गए, बच्चा 15 से 18, 16-18 साल की उम्र है, कोई आगे फ्यूचर नहीं है, और फिर ये मदरसे वाले और ये मौलवीज और ये टेरर जो सिंपैथाइजर्स हैं, ये उस बच्चे को रेडिकलाइज करते थे और फिर उसको उठा के हथियार दे के टेररिस्ट बना देते। और फिर जब 2019 में कोर कमांडर गया तो हमने एक स्टडी करी, और स्टडी बच्चों की माताओं को बताई कि जो भी कश्मीर में टेररिस्ट बनता है, 83% उन लोगों में से पीछे उसका पत्थरबाजी का इतिहास है। यानी कि पत्थरबाजी या स्टोन पेल्टिंग ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर फ्यूचर टेररिस्ट। और जो टेररिस्ट बन गया, 1.5-2 साल का डाटा लेके ये स्टडी की थी, उनमें से 7% या 7% पहले 10 दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली का शिकार हो जाते थे। 17% शामिल वो 7% पहले 3 महीने में, 34% पहले 6 महीने में, और 64% पहले 1 साल में, और कुछ 10-15% वापस रिटर्न भी आ जाते थे। तो यानी कि एक टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ ये थी कि पहले 1 साल में करीब 80% या तो वो ख़त्म हो जाएगा या वापस आ जाएगा। और फिर माताओं को बताया गया कि आज आप जो 500 रुपये के लिए बच्चों को पत्थर फेंकने भेजते हो, आज का पत्थरबाज कल का टेररिस्ट, परसों की डेड बॉडी। चॉइस आप माँ हो, चॉइस आपकी है। फिर माताओं ने इसके ऊपर ध्यान दिया और अपने बच्चों को टेररिज्म ज्वाइन करने से उनको छुड़ा। आज हालत ये है कि मैं अभी कश्मीर में था, पहलगाम होने के 1 दिन पहले शाम को मैं वापस आया हूँ, अपनी वाइफ के साथ वहाँ था, और मुझे बताया गया कि पहलगाम में, पुलवामा में, जो कि हॉटबेड माना जाता था, पिछले 2 साल से एक भी टेररिस्ट रैंक में ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी बच्चा। तो 1988, फिर 1990-95, 2000, 2005, 2008, 2019 और आज का 2025। तो ये फ़र्क है तब के टेररिज्म में या तब के कश्मीर में और आज के कश्मीर में। आज पहली बार हुआ है पुलवामा पहलगाम के बाद में कि कश्मीरी लोग सड़कों पे उतरे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। मुझे नहीं मालूम कितनों का दिल चेंज हुआ है या चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, लेकिन 100% उतरे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली हिट हुए हैं। जो टूरिस्ट आते थे, जो ढाबा चलता था, रेस्टोरेंट चलता था, होटल चलता था, और जो कपड़े बिकते थे, शॉलें बिकती थी, ड्राई फ्रूट बिकता था, शिकारे थे, हाउस बोट्स थी, अभी वहाँ कोई नहीं है। और जब आपके पेट पे टांग लगती है तो तब आपको पता लगता है कि पीस का मतलब क्या है। और ये टेररिस्ट अटैक जो है पहलगाम का, ये टूरिस्ट के खिलाफ नहीं है, ये कश्मीरी के पेट पे हमला है।
उस कश्मीरी के जिसको पाकिस्तान बोलता था कि मैं तेरे लिए आज़ादी ले रहा हूँ, मैं तेरे लिए जिहाद लड़ रहा हूँ, एंड आई एम योर वेल विशर। अगर आप कश्मीरी के वेल विशर हो, कश्मीरी के साथ खड़े हो, कश्मीरी के लिए जिहाद लड़ रहे हो, कश्मीरी को आज़ादी दिलाना चाहते हो, कश्मीरी को खुशहाल देखना चाहते हो, तो फिर पहलगाम करके उसके बच्चों की रोटी कैसे छीन ली आपने? तो ये एक बहुत सोचने वाली बातें हैं कश्मीर के बारे में। और ये जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, जो उनको ये बात सोचनी पड़ेगी, और जो यंग जनरेशन है उनको ये बात क्वेश्चन करनी पड़ेगी, जो हार्डलाइनर्स हैं, जो सिंपथाइजर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और उनको सोसाइटी में से निकाल के फेंकना पड़ेगा। तब प्योरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी होगी, तब कश्मीर का पीस सही तरीके से वापस आएगा। सर, क्या जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं या जो पाकिस्तानी डीप स्टेट है, आईएसआई है, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, तो अगर JKLF के टाइम पे नहीं ले पाए, जब उनके पास अमेरिकन सपोर्ट भी था, कोल्ड वॉर भी चल रही थी, अफगान जिहाद भी अपने पीक पे था, अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग कैंप्स लगे हुए थे, मुल्ला उमर वॉज फेवरेबल टू देम, तो सर अगर वो तब नहीं ले पाए तो व्हाट मेक्स देम थिंक कि यार अब करके ले सकते हैं? अभी ये जो हो रहा है, पहलगाम का जो अटैक हुआ, ये इसलिए नहीं है कि कश्मीर को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। ये इसलिए है कि उनके घर में इकोनॉमी की कंडीशन इतनी ख़राब है, पाकिस्तानी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले स्लाइड ही करता जा रहा है। दाल, चीनी, आटा, चावल, घी, इन चीज़ों की कीमती रोज़मर्रा की ज़िंदगी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि नॉर्मल पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। हुक्मरान कह रहे हैं कि एक टाइम का खाना खाना बंद कर दीजिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर कमोडिटी की कीमत ऊपर जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इकोनॉमी का ये हाल है, डिप्लोमेसी का ये हाल है कि कोई भी देश उनके साथ नहीं खड़ा था एक दो को छोड़ के, जब 370 हुआ। और आज भी जब पहलगाम हुआ है और हमने वापस अपना ऑपरेशन सिंदूर किया है, आज भी एक आधे कंट्री को छोड़ के, चाइना और टर्की को, कोई भी देश उनके साथ नहीं खड़ा है। ये उनकी डिप्लोमेसी का हाल है। और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। जो प्रधानमंत्री बनता है, जहाँ तो फिर जेल जाता है, जहाँ फिर वो भगोड़ा हो जाता है। और मिलिट्री का पहली बार पिछले 75 साल में पब्लिक ने मिलिट्री को क्वेश्चन करना शुरू किया है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाला कह रहा है मिलिट्री वाले को कि मैं तेरे जर्नैल को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। नहीं तो ये चीज़ें पाकिस्तान में पहले कभी सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक है, जिसके बच्चों को खाने के लिए नहीं है, और वो देख रहा है 9 मई की घटना, आपको मालूम है कोर कमांडर के घर से कैसी कैसी डिश निकली उसके फ्रिज से। कोर में, और मैं कोर कमांडर रह चुका हूँ, दाल सब्जी खाते थे और बिल्कुल आराम से रहते थे। आई हैव सीन यू एज अ कोर कमांडर। यू हैव सीन मी एज अ कोर कमांडर। तो अभी बताइए कि जब ये पब्लिक के सामने आ रहा है सोशल मीडिया में, इंटरनेट के ऊपर, और पब्लिक कह रही है हमारे बच्चों को तो खाने को नहीं है, और ये देखिए राजाओं महाराजाओं की तरह रह रहे हैं, फिर जो पब्लिक का गुस्सा है वो उभरता है। और उस पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए या डोमेस्टिक अपने जो कंडीशन है उससे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 2 ही चीज़ जोड़ती है, धर्म और कश्मीर। और पहलगाम के हमले में धर्म और कश्मीर दोनों का इस्तेमाल किया गया। और पहलगाम के हमले से 5-7 दिन पहले उनका जो आर्मी चीफ है आसिफ मनीर, उसने धर्म और कश्मीर दोनों के बारे में बात की। उसने बोला कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म अलग हैं, और मुस्लिम धर्म ये है और वो है, और उसने यही बोला कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है। और जो पहलगाम के टेररिस्ट थे, उन्होंने, जब USA का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में है, पूरे वर्ल्ड की फोकस हमारे ऊपर है, उस टाइम पे पहलगाम को अंजाम दिया। कश्मीर जगलर वेन। और धर्म के नाम पे लोगों को सेग्रीगेट करके उनके बच्चों के सामने, उनके बहनों के सामने, वाइफ के सामने, उनके सामने कत्ल किया। 2 नेशन थ्योरी, इस्लाम हिंदू। तो जो आसिम मनीर ने बोला उसी को ही अंजाम दिया गया पहलगाम में, क्योंकि ये ऑपरेशन मिलिट्री प्रिसीजन से प्लान किया गया और पाकिस्तान मिलिट्री से पूरा कोऑर्डिनेटेड और एग्जीक्यूशन की गई। तो इसलिए अभी सबका पाकिस्तान में ध्यान हट गया अपनी रोटी से और मिलिट्री की करप्शन से या पॉलिटिशियन के करप्शन से। अभी सबका ध्यान हो गया है कि इंडिया क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। मिलिट्री ने तो हमने तो पहलगाम कर दिया, हमने हिंदू मार दिए।
देखिए कितनी सफाई से अपनी अंदरूनी हालात से ध्यान हटा करके पूरी पब्लिक अभी इस बारे में बात कर रही है। इमरान खान है ही नहीं डिबेट में कहीं। इमरान खान जिसको कहते हैं कि वो सबसे पॉपुलर लीडर है, कई बार जब बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तानी ड्राइवर होते हैं कैब के, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बहुत क्लियरली बोलते हैं कि साहब इमरान खान जैसा लीडर नहीं है, और उसको जेल में रखा हुआ है। और उसको मतलब कितना शोषण कर रहे हैं उसका। या और वो जो अलग बातें जो भी हैं, पर बात ये है कि जो सर आप बिजली नहीं दे रहे हैं उसको, बिल्कुल 18 घंटे उसको बिजली नहीं मिल रही जेल में, उसको खाने को जो कह रहा है वो नहीं दे रहे हैं, कपड़े उसको साफ नहीं दे रहे हैं। मतलब सर ये तो सर बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना। और उस आदमी को जिसने आपके देश का नाम दुनिया के स्तर पे वर्ल्ड कप जीत के रखा। सर इनका है सर हिस्ट्री नहीं है सर। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ यही किया, फातिमा जिन्ना के साथ, जिन्ना आपकी बहन के साथ यही किया, उनको तो खैर मार ही दिया इन्होंने। फिर उसके बाद आप देख लीजिए AQ खान को भी पूरी लाइफ इन्होंने नजरबंद रखा, और अब खान के साथ वही कर रहे थे। सो जो देश अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं करता, उस देश का खात्मा होना लाजमी है। नेशन हु डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स हीरोज, दैट नेशन इज बाउंड टू गेट डिसइंटीग्रेटेड। और पाकिस्तान अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उस सोसाइटी में जहाँ पे आप कत्ल को सेलिब्रेट करते हो, जो पहलगाम हुआ तो सेलिब्रेशन हुई पाकिस्तान में, जो पुलवामा हुआ तो सेलिब्रेशन हुई पाकिस्तान में। हाउ इज द जोश पूछा गया, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जैश, हाउ इज द जैश। तो ये सब चीजें जो हैं एक सोसाइटी का डिसेंट या सिविलाइज रूप नहीं दिखाती हैं। सर उनके सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया हाउ इज द जैश। बिल्कुल सेलिब्रेट, अभी भी उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो पहलगाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस हद तक गिरोगे। इसलिए पाकिस्तान जो देश है वो अपने खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है वो, और ये ऐसे वाले जो पहलगाम जैसे इंसिडेंट हैं ये उसमें उसको हेल्प कर रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन में। सर ये जो एक आर्गूमेंट सर चलता है ना कि ये साढ़े ही वर्गे बंदे ने सारे, ठीक है, साड़ी मावली भी का, साडा विरसा भी का, सर ये जो नैरेटिव सर इंडिया में पुल किया जाता है, सर व्हाट डू वी हैव इन कॉमन विद अ सोसाइटी दैट इज सो ब्रूटल, नॉट विद अस ओनली, हमारे साथ ही सर वो उतना बर्बर नहीं है, वो अपने लोगों के साथ भी है, बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ। सर अभी वो स्वात में सर एक मस्जिद में मौलवी सर वो खुतबा दे रहे थे जुम्मे को, इसी जुम्मे को, और वो रो रहे थे अब खुतबे के दौरान, और कह रहे थे कि मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज आए, जल्दी आए। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई घर नहीं है पूरे स्वात में जिस घर में एक बच्चा इन्होंने नहीं मारा हो, कोई ऐसा एक बच्चा नहीं है जिसके सर से उसके बाप का साया ना छीना हो, ठीक है, ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घर में इन्होंने लूट पाट ना की हो। तो सर अगर आपके यहाँ सर जो उलमाए दीन है, ठीक है, जो क्लर्जी है, वो आपके बारे में ओपिनियन रखती है, लाल मस्जिद वाले ने जो बोला वो तो हम ठीक है छोड़ देते हैं एक बार साइड में, उन्होंने भी यही बोला कि भाई ठीक है, लेकिन सर स्वात के वैली में सर आप बन्नू में देख लीजिए, बाजौड़ में देख लीजिए, इन इलाकों में देख लीजिए, सर सारे जगह सर कोई मौलवी इनके साथ खड़ा नहीं है। ओनली द पंजाबी मौलानाज, सरकारी मौलानाज पेड फॉर बाई द ISI एंड ISPR, सर वो फतवे देते हैं इनके फेवर में, और कोई नहीं देता पूरे पाकिस्तान में। तो सर वो इतने ब्रूटल उनके साथ भी हैं। तो सर फिर ये जो है कि साड़ी वर्ग के बंदे ने, सर तो ये आर्गुमेंट सर कितना आप मानते हैं? देखिए 1947 से पहले एक मुल्क था, एक कौम थी, एक टाइप के हम लोग थे, और जो इंडियन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हम कहते हैं कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के वंशज हैं। वी आर द कस्टोडियंस ऑफ 5000 years ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। हम अलग हैं। वो कहते हैं कि जब मुगल्स आए, उनके नाम भी देखिए ना, गोरी, शाहीन, गजनी, वो जो मुगल हैं वो इनको नहीं मान रहे अपना। सब प्रोटेस्ट कर चुके हैं अफगानिस्तानी गवर्नमेंट, ठीक है, वो नहीं इनको मान रहे क्योंकि ये कन्वर्टीज हैं मोस्ट ऑफ देम, लेकिन वो अपना इतिहास मुगलों से जोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कौम के अंदर एक प्रॉब्लम है। अभी मिलिट्री का ले लीजिए, मैं मिलिट्री अफसर हूँ, आपने मिलिट्री को बहुत अच्छे से कवर किया है। 15 अगस्त 1947 से पहले एक इंडियन आर्मी थी अंडर ब्रिटिश रूल। 15 अगस्त 1947 होता है, कुछ यूनिट्स इन लमसम, कुछ यूनिट के कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले जाते हैं, कुछ इंडिया में आ जाते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड होती है एक आर्मी, और एक आर्मी इधर देखिए हिंदुस्तान में,
डेमोक्रेसी के नीचे चल रही है, पूरा एकदम से लीगल के नीचे चल रही है, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करती है और अपना डिसिप्लिन फोर्स है। और वही दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान में गया, कभी कू कर रही है, कभी वैसे बिना कू किए कंट्रोल कर रही है, कभी जो हुक्मरान उनको मरवा रही है, कभी टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है, हाइब्रिड रिजिम। तो देखिए एक ही जगह से दो बच्चे सेपरेटेड हुए और एक का हालत हुआ दूसरे का हालत, और वही सोसाइटी में है। एनी मिलिट्री इज एज गुड एज द सोसाइटी इट कम्स फ्रॉम। जब सोसाइटी में इतनी ब्रुटैलिटी है जिसमें आपने जिक्र किए, और जब वही सोसाइटी के लड़के मिलिट्री ज्वाइन करते हैं तो दे कम विद द ब्रूटल माइंड ऑफ माइंडसेट। कारगिल में देखिए, उन्होंने जो हमारे जवानों के साथ में जैसे उनकी बॉडीज़ को म्यूटिलेट किया, और हमारी आर्मी ने जब उनके जवान हमारी सरजमी पे मरे, हमने उनकी डेड बॉडीज वापस रिटर्न करने की ऑफ़र की, उन्होंने अपने सैनिकों को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियन आर्मी ने उनको डिसेंट बरियल दिया एज पर द रिलीजियस राइट्स। एक हमारी आर्मी सर नमाज़ जनाजा पढ़ा है उनका। हाँ बिल्कुल, नमाज़ जनाजा पढ़ा गया। कल जोशी साहब थे, अभी बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, अभी किताब लिखी है हु डेयर्स विंस। तो अगर हम इतनी इज्जत के साथ में अपने दुश्मन को मानते हैं, और उन्होंने जो हमारे जवानों के साथ किया, तो ये दर्शाती है कि माँ बाप ने क्या तालीम दी, स्कूल में या मदरसे में क्या तालीम मिली, और आगे चल के सोसाइटी से क्या तालीम मिली। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि दो सोसाइटी जो एक ही परिवार से बिछड़ी, वो अलग कैसे हुई। और ये साढ़े वर्ग हमारे जैसा है, सिर्फ हमारा चेहरा मिलता होगा, हमारी भाषा एक दूसरे को समझ आती होगी, लेकिन हमारी मेंटालिटी और माइंडसेट कभी सेम नहीं हो सकता। देखिए, सिख गुरुओं को जिस तरह से मुगलों ने जान से ख़त्म किया है, उनको तसीहे दे दे के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया है, तो कैसे कह सकते हैं कि हम एक जैसे हैं। और आप उनको हीरो कर मानते हो, सेलिब्रेट करते हैं, उनके नाम पे अपने मिसाइलों के नाम रखते हैं। या तो उसको, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो ये नहीं एक्सेप्ट करते कि हम हिंदू या सनातन से कन्वर्टी हैं, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी रूट्स आर विद मुगल्स एंड सरनेम बाजवा है। हाँ, और जबकि मुगल्स इसको मानते नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है, ये एक स्टडी का सब्जेक्ट है, लेकिन यही चीज़ पाकिस्तान को एकदम से नीचे लिए जा रही है। सर ये जो सर इंसिडेंट हुआ है, ये कहा जा रहा है कि सर पिछली बार हमने एस्केलेशन लैडर नहीं चढ़ा, बिकॉज आफ्टर बालाकोट दे गेव बैक अभिनंदन एंड देन एवरीथिंग वाज सेटल्ड डाउन। उनको भी एक लेसन मिल गया। देन जनरल बाजवा केम क्राइंग कि कोई पीस डील, वो सीज फायर वगैरह कर लो, वो सीज फायर हो गया जो अभी तक चल रहा था बाय द वे। अब जनरल साहब को एक्सटेंशन भी चाहिए, जनरल साहब को पेट तो भरता नहीं वहाँ किसी का चीफ बनने के बाद भी, तो अब उन्होंने ये शरारत करी है। तो इस बार सर हमने जो किया है, अब उनका कहना ये है कि हम जवाब देंगे, ठीक है, अभी हमने जवाब नहीं दिया, अब हमारे जवाब का वेट करो। तो अगर वो जवाब देते हैं, ठीक है, वो अपनी पब्लिक को पैसिफाई करने के लिए कुछ, क्योंकि कुछ जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स उनका कहना ये है कि वो कुछ करेंगे, फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ कुछ भी बॉम्ब वगैरह डंप करके चले जाएंगे विदाउट डैमेजिंग सम मेजर डैमेज हियर, और अपनी पब्लिक को पैसिफाई करेंगे। तो हमने भी रिस्पॉन्ड कर दिया और उसके बाद चीज़ें मेल्ट डाउन होने। डू यू थिंक सर कि हम वी आर रेडी दिस टाइम टू गो अप ऑन द एस्केलेशन लैडर? देखिए, 2019 का पाकिस्तान और इंडिया और 2025 का पाकिस्तान और इंडिया, स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2019 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान की मिलिट्री जो माइट है वो डिग्रेड हुई है, जबकि इंडिया की मिलिट्री माइट ऑल आर्मी नेवी एयरफोर्स में अपग्रेड हुई है। तो डिफरेंस बढ़ गया है। और ऊपर से इकोनॉमी, कहाँ वो सिंगल डिजिट में उनका फॉरेन रिजर्व्स हैं $1 बिलियन में, और हमारे कहाँ करीब $700 बिलियन हैं। हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है, तो कोई मैच नहीं है। अभी हुआ क्या है कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पंजाब में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट ठिकाने थे उन पे हमला किया। दिस इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज़ आपने टेररिस्ट ने हम पे हमला किया, हमने उसका बदला लिया। सेम थिंग हुआ जब 9/11 हुआ, ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया, और यूएसए ने पाकिस्तान के एबटाबाद में आके ओसामा बिन लादेन को निकाल के बाहर ले गए
और समुद्र में डंप कर दिया। सो दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। सेम चीज़ अब हुई है, हमारे खिलाफ टेररिस्ट हमला हुआ, हम गए, हमने जो उनके टेररिस्ट के ठिकाने थे उसके ऊपर अपनी मिसाइल छोड़ी। अभी तक वी आर जस्टिफाइड, वी हैव नॉट हिट अ सिविलियन एरिया, वी हैव नॉट हिट अ मिलिट्री एरिया और मिलिट्री इंस्टॉलेशन। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो भी रिटेलिएशन आएगी, अगर वो हमारे सिविलियंस के खिलाफ है, जहां हमारी मिलिट्री के खिलाफ है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। और क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास में है अभी टाइम कि उसने कुछ करना है या नहीं करना, लेकिन अभी जो भी वो करेगा, हाँ अगर जंगलों में कुछ फेंक के चला जाए वो अलग बात है, लेकिन जो भी करेगा, अगर मिलिट्री या हमारे सिविलियंस आहत होते हैं तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। उसके बाद में इंडिया की ऑप्शंस पूरी ओपन है कि हाउ डू वी वांट टू रिएक्ट। इसलिए क्योंकि इनिशिएशन ऑफ वॉर जो है बाय डेफिनेशन वो पाकिस्तान करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एस्केलेशन लैडर इज ऑल्सो ऑन पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो वॉर फाइटिंग स्टेमिना है पाकिस्तान का वीज़ावी इंडिया का, पाकिस्तान का वॉर फाइटिंग स्टेमिना मेरे को नहीं लगता 4 दिन से ज़्यादा है। 4 days जो उनकी इकॉनमी है, जो उनके एम्यूनिशन या मिसाइल्स के रिजर्व्स हैं, फुल इंटेंसिटी वॉर। तो अगर ये उनका वॉर फाइटिंग स्टेमिना है एज कंपेयर टू अस, एज द एस्केलेशन लैडर कीप्स हैपनिंग और कीप्स गोइंग अप, मिलिट्री सिचुएशन विल कीप कमिंग इन इंडियाज फेवर। क्योंकि इंडिया का इक्विपमेंट ज़्यादा है, इंडिया की मिलिट्री बड़ी है, इंडिया के रिजर्व ज़्यादा हैं, और इंडिया के पास पैसा है कि ड्यूरिंग द वॉर ऑल्सो वी कैन बाय थिंग्स। ये प्रिविलेज पाकिस्तान के पास नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो इसलिए एस्केलेशन लैडर इज नॉट इन पाकिस्तान फेवर। ये पाकिस्तान को मालूम है, उनके जर्नल जो हैं उनको सबको मालूम है ये सब चीज़ें, ये उनके फेवर में नहीं है। और रही बात जो न्यूक्लियर की धमकी कि हम बम फोड़ देंगे, उनका एक मिनिस्टर था शेख रशीद, वो कह रहा था हमारे पाइया के बम है, यानी कि 250 ग्राम के बम्स हैं, अद्धे पाइया का बम मतलब 125 ग्राम। और फिर कहता है हमारे पास ऐसे बम है जो फेंकेंगे तो हिंदू मर जाएंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे। मतलब फेस रिकग्निशन है क्या, जहाँ वैसे रिलीजन रिकग्निशन है बॉम्ब में। तो एनीवे, अगर ये उनकी आईक्यू है उनके लीडर्स की, तो फिर जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है न्यूक्लियर, नो फर्स्ट यूज, देन देयर इज अ सेकंड लाइन, इन केस समवन हिट्स अस देन सेकंड रिटेलिएशन स्ट्राइक विल बी सो मैसिव दैट द डैमेज विल बी अनएक्सेप्टेबल। अभी देखिए पाकिस्तान का जो ज्योग्राफी है, ऊपर खैबर पख्तूनख्वा या ऊपर से लेकर के नीचे सिंध बलूचिस्तान, और इधर इंडिया के बॉर्डर से लेके ईरान का बॉर्डर, ये उनकी स्ट्रेटजिक डेप्थ है। और इसी स्ट्रेटजिक डेप्थ में 6-7 उनके बड़े शहर हैं जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं। इंडिया के स्ट्रेटजिक डेप्थ देखिए, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, और हमारे अनगिनत पॉपुलेशन सेंटर, अनगिनत सिटीज़ हैं। तो हमारे में जज्बा है एब्जॉर्व करने का फर्स्ट स्ट्राइक, लेकिन पाकिस्तान के पास ना स्ट्रेटजिक डेप्थ है, ना ज़्यादा पॉपुलेशन सेंटर है, और ना ज़्यादा रेंज है। हमारा हर किस्म का डिलीवरी सिस्टम पाकिस्तान के हर कोने में प्रोजेक्टाइल को डिलीवर कर सकता है, और ट्राइड है हमारे पास, ट्राइड है, सब कुछ है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतनी डेप्थ ही नहीं है कि आपको कोई बड़ा सिस्टम चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान को यह भी आभास है कि अगर उसने न्यूक्लियर चलाया तो जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक आएगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। और इसमें मैं एक और थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन देना चाहता हूँ। देयर इज़ द थिंकिंग इन द मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कि फर्स्ट स्ट्राइक जो है वो तभी नहीं होती कि जब हमारे ऊपर बम आके गिर गया। न्यूक्लियर बॉम्ब जो न्यूक्लियर वेपन जो हैं अलग अलग रखे, वॉर हेड यहाँ पे रखा जाता है, बाकी वेपन सिस्टम कहीं और रखा जाता है। यूज़ करने से पहले दोनों को एक सही जगह पर लाया जाता है और वहाँ पे मेटिंग या कपलिंग की जाती है, यानी कि उसको अभी फायर करने के लिए, दागने के लिए तैयार किया जाता है। और जब इंटेलिजेंस से ये खबर मिल जाए कि अगर वो अपने दोनों वेपन सिस्टम्स को लेके आ गया और न्यूक्लियर बम को उन्होंने असेंबल करना शुरू कर दिया है, अभी जब असेंबल करना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि अभी उसको यूज़ करेगा। तो जो असेंबल शुरू करने की कार्रवाई है उसको भी फर्स्ट स्ट्राइक माना जाता है। जरूरी नहीं कि आप जब आपका नुकसान हो जाए तभी फर्स्ट स्ट्राइक है। अगर उसकी मंशा भी है कि अभी आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा तो उसको भी फर्स्ट स्ट्राइक माना जाएगा और उसके भी खिलाफ जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी उसके हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ भी आपके दर्शकों के थ्रू मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ
कि ये भी कॉन्सेप्ट है। तो पाकिस्तान को ये सब मालूम है, ना उसके पास रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक अब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी है, ना उसके पास एस्केलेटरी लैडर के ऊपर जाने की वॉर फाइटिंग स्टेमिना है, लेकिन जो है वो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान का अहंकार है कि मेरे को कैसे भावलपुर में कैसे हमला कर दिया, मुरीदके में कैसे कर दिया, मैं दिखाता हूँ। लेकिन उसके पीछे कोई भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। अपना घर देख करके, अपना पॉकेट देख करके काम करना चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है। सर हमने आज देखा कि सर उन्होंने पुंछ वगैरह में सर उन्होंने शेलिंग शुरू की है, और सर एक गुरुद्वारे के ऊपर भी सर उन्होंने हमला किया। 3 जो वहाँ पे लोग गए थे सर उनकी डेथ भी हुई है। सर ये जो रिटेलिएशन उन्होंने शुरू किया है क्रॉस बॉर्डर एलसी के ऊपर और यहाँ पे, सर गुरुद्वारे के ऊपर हमला करके या मंदिरों के ऊपर हमला करके, अभी सर उनका आर्गुमेंट ये है कि भाई आपने हमारे यहाँ मस्जिद शहीद की, जबकि अब सर एक जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप है या लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है, उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर आप एक मस्जिद बना लें तो वो अनटचेबल हो जाता है क्या वो ट्रेनिंग कैंप? और मस्जिद भी प्रोपेगेंडा के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये एक रिलीजियस एंड सोशल वेलफेयर की, जैसे वो जमातुद दावा है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन। बिल्कुल, तो वो दुनिया को दिखाने के लिए कि हम तो सोशल वर्क करते हैं। जबकि अगर जैसे अभी खबर आ रही है कि मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर और 4 उसके जान पहचान वाले उसमें मारे गए हैं, तो इसका मतलब ये लोग वहाँ रह रहे थे। मसूद अजहर भी वहीं था, वो तो पाकिस्तान आर्मी ने जब से टेंशन बढ़ी है उसको कहीं साइड में अंडरग्राउंड कर दिया होगा। तो ये मेरे को खबर है कि तंगधार में भी एक सिख विलेज है तोरबानी, बिल्कुल एलसी के ऊपर है। कल रात को उसके ऊपर भी बहुत फायरिंग हुई, और इसी तरह जैसे आपने बोला पुंछ में और गुरुद्वारा के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं दर्शाती हैं कि वो धर्म के नाम पे सेग्रीगेट करके कार्रवाई करते हैं, जबकि हमारी मिलिट्री इसमें विश्वास नहीं करती। हमारी मिलिट्री में सभी धर्मों के लोग हैं और सभी धर्म सर्वधर्म स्थल रहता है, सभी धर्मों के लोग वहाँ जाते हैं। अगर मैं सर्वधर्म स्थल में मत्था टेकने गया हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ गुरुद्वारे में मत्था टेक के वापस आ जाऊँगा। मैं जब मत्था टेकता हूँ लेफ्ट से शुरू करता हूँ, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, बुद्धिस्ट स्थल है, मस्जिद है, और सब जगह से सभी जगह के जो ग्रंथी हैं या मौलवी साहब हैं या पंडित जी हैं या फादर हैं या प्रीस्ट हैं, उन सब से बात करता हूँ। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि मौलवी साहब छुट्टी पे हैं, तो जहाँ ग्रंथी जी छुट्टी पे हैं तो पंडित जी आके अरदास करते हैं। इतना भाईचारा है। सर आपकी जो रेजिमेंट है आरआर रत्ना राइफल्स, सर रत्ना राइफल्स, सर उसमें तो सर यूनिट्स हैं सर कायम खानी मुसलमानों के सर, या यूनिट्स हैं। और सर उनका जो सर सीओ होता है वो सर अगर सर रोज़ा अगर चल रहा होता है तो सर वो नमाज ही पढ़वा देता है सर, जो सीओ होता है सबसे आगे। देखिए किसी भी इंडियन आर्मी की यूनिट में, जैसे मेरी राजपूताना राइफल्स यूनिट थी और मेरी यूनिट में राजपूत और जाट थे, हिंदू धर्म को मानते हैं, मंदिर है और मंदिर परेड होती है वहाँ पे। जब मंदिर जाना होता है तो ऐसा नहीं कि श्रद्धा है आपकी जाइए कि नहीं जाइए, मंदिर इन आर्मी इज कंसिडर्ड अ मंदिर परेड, कि आपको आना है वहाँ पे, ये हुक्म है। और जो ऑफिसर है, अभी मैं सिख हूँ लेकिन मेरा धर्म, जब तक मैं ट्रुप्स के साथ हूँ, जो ट्रुप्स का धर्म है वो मेरा धर्म है। मैं हर बार हवन में हिस्सा लूँगा, मैं हर बार जो आरती होगी उसमें हिस्सा लूँगा। कोई भी जन्माष्टमी हो, किसी भी किस्म का त्यौहार हो, सीओ साहब क्योंकि सबसे बड़ा है, कुनबे का हेड है, तो जो सबसे पहले जब अपना हवन होता है सबसे पहले क्या होती जो है वो सीओ साहब देता है। उसमें धर्म नहीं देखा जाता कि वो सिख है, जो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन है, क्योंकि वो उस परिवार का हेड है तो सबसे पहले वो आ गया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडियन आर्मी से सीखने वाली है। और उस तरफ एक आर्मी है जिसका चीफ कहता है कि हिंदू और है और मुसलमान और है, हम 2 कौमें हैं। तो बहुत फ़र्क है, इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया है, आई मीन सर बहुत सटल तरीके से सर, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस ने वो सर जो 1.25 घंटे की सर जो एक प्रोवोकेटिव स्पीच थी जिसमें वो पूरे कॉम को सर ही वाज ट्राइंग सो डेस्परेटली, ही वाज सर ऐसा चीख रहा है सर, ही कुड नॉट स्पीक लाउडर देन दैट।
and we could see a frustration on his face while delivering that speech. सर वो सर एक 23 मिनट की सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर वो धराशायी होके रह गया पूरा. थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा. देखिए, जब पहलगाम हुआ तो उन्होंने पत्नियों के सामने पति को मारा, बहनों के सामने भाई को मारा, बेटियों के सामने बाप को मारा, माँओं के सामने बच्चों को मारा. हमारी जो वुमेन पावर है, हम तो वो देश हैं जो मिट्टी को भी माँ मानते हैं, धरती माता. हमारे जो कल्चर है उसमें लेडी का या वुमेन का या स्त्री का बहुत ऊंचा स्थान. हमारे बाकी धर्मों में बोलते हैं कि ये हमारा सो एंड सो. हमारे देवी देवता, हम ये नहीं कहते कि देवता देवी, हम कहते हैं देवी देवता. सीताराम, राधा कृष्ण. हाँ, नाम देवी का पहले आता. हाँ, हमेशा. और जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया ऑपरेशन का प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें भी एक चीज़ बड़ा सटल मैसेजिंग थी कि आपने हमारी देवियों के या हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, तो हम उसी सिंदूर की कसम लेते हैं, उसी सिंदूर के नाम के ऊपर हम जहाँ से वो दहशतगर्दी शुरू होती है हम उसको उजाड़ देंगे. और ये जो 2 लेडीज ऑफिसर्स थी एंड कल ऋषि एंड विंग कमांडर विमा सिंह, यस, ये जो 2 वुमेन ऑफिसर्स ने जो पढ़ के बताया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने ये किया है, अगर आप इसको लिंक करो तो पहलगाम में जो टेररिस्ट थे उन्होंने वाइफ को और मदर को बोला था जाके बता देना. हमारी लड़कियों ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने ये किया है. आप तो कहते थे ना जाके बता देना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने बताया है कि हम इसके काबिल हैं और हमने ये किया है और आपकी हिम्मत नहीं हुई हमको कुछ करने की. तो सटल मैसेजिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई मैसेजिंग है. जो मैं बात करता हूँ ना, 5000 साल पुरानी सभ्यता के वंशज हैं हम, उस सभ्यता के साथ जुड़ी हुई मैसेजिंग है. ये आपके आतंकवादी ने तो बोल दिया था जाके बता देना हमारी औरत को. हमारी औरतों ने आपको बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने क्या किया. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वेरी वेरी करेक्ट मैसेज. सर, कंक्लूड करते हुए सर, वेयर डू यू सी दिस एंटायर जो स्कर्मिश चल रही है, वेयर डू यू सी दिस हेडिंग? क्योंकि सर ये गुरुद्वारों पे हमला करना, लोगों को सिविलियन एरियाज में टारगेट करना, सर औरतें बच्चे जख्मी हो रहे हैं सर, उनकी जानें जा रही हैं. सर, आई मीन, डू यू सी दिस गोइंग फर्दर? बिकॉज सर अगर आपने इसको अनआंसर्ड छोड़ दिया तो फिर सर वही मैसेज चला जाएगा ना कि यार इनका थ्रेशोल्ड ये है, यहाँ तक हम कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि अभी तक हमने सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी को, टेररिस्ट ठिकानों को टारगेट करके रिटेलिएट किया है. हमारी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं हुई है, ना हमने मिलिट्री को टारगेट किया ना सिविलियन को. अभी अगर पाकिस्तान करता है तो फिर वो जंग की शुरुआत है, फिर हमारे पास सारी ऑप्शंस ओपन है. इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो अभी हालत है और जिस तरह और भी नीचे नीचे जाया जा रहा है, जो उसके ऊपर कर्जा है और कर्जा लिए जाया जा रहा है, ये जो पाकिस्तान की, और ऊपर से देखिए आप अफ़गानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों की मूवमेंट चल रही है, बलूचिस्तान में BLA के फ्रीडम फाइटर्स ने, वहाँ पे तो पाकिस्तान आर्मी जाने से डरती है. सिंध की मूवमेंट चल रही है, चोलिस्तान में सिंधीज और पंजाबीज का टकराव चल रहा है. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरीज आर अप इन आर्म्स एंड गिलगिट बाल्टिस्तान में जो लोकल्स हैं, दे डोंट वांट पंजाबी पाकिस्तान मुसलमान्स गवर्नेंस ओवर देम और देयर राज ओवर देम. अभी इतनी जगह आर्मी फैली हुई है, इतनी जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इकोनॉमी डाउन है, पॉलिटिक्स डाउन है, डिप्लोमेसी डाउन है, मिलिट्री डाउन है. तो इनका अंत या इनकी डिसइंटीग्रेशन तो होनी ही है. लेकिन इंडिया के साथ अगर वो एस्केलेशन लैडर में ऊपर जाते हैं तो वो डिसइंटीग्रेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वॉर फाइटिंग इज़ नॉट एन ईजी ऑप्शन, इज़ नॉट अ चीप ऑप्शन. जो पाकिस्तान की 6.5 लाख आर्मी है, अलग अलग बॉर्डर्स पे और अलग अलग प्रांतों में उनके डिप्लॉयड है, उसको सस्टेन करने के लिए दिन में अरबों रुपए खर्च होते हैं. और जितनी लंबी जंग चलेगी, जितनी लंबी डिप्लॉयमेंट रहेगी, उतना ज़्यादा खर्चा है. और जो उनके जनरल्स का कट है वो तो उनको मिल ही रहा है. गरीब आदमी के पास में जो पैसा जाना है वो नहीं जाएगा. इधर पाकिस्तान आर्मी रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि जो गरीब है वो अपराइजिंग में आए. फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखना शुरू कीजिए आप.
जब बच्चे को रोटी नहीं मिलती तब बगावत होती है। पाकिस्तान में वही हालत है। जब किसान के बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, इंडस वाटर ट्रीटी से जो ले ली गई है हेल्ड इन अबेंस, जब खेती में पानी नहीं लगेगा, खेती होगी नहीं, खेती बिकेगी नहीं, घर में पैसा नहीं आएगा, और ऊपर से इतनी महंगी दाल सब्जी, पढ़ाई इतनी महंगी, और ऊपर से बिल्कुल महाराजा स्टाइल में रहते हैं फौजी। तो जब उस किसान के घर में उसका बच्चा रात को रोएगा भूख के कारण, तब वो किसान इस मिलिट्री के खिलाफ बगावत करेगा। और अगर पाकिस्तान आर्मी इस एस्केलेशन लेटर में जाती है तो वो बगावत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो कहता है कि आप लोगों ने आतंकी हमला किया, आप लोग आतंकवादियों को ट्रेन कर रहे हो, और बच्चे हमारे मर रहे हैं कश्मीर जा करके। और जब कश्मीर में भी हमारे बच्चे मर रहे हैं, जब इंडिया उधर से हमला करता है उसमें भी हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने आर्मी पे तो अटैक किया नहीं। तो वो जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो क्वेश्चन करेगा इस मिलिट्री को कि आप तो कहते थे आप कि हमारे बहुत बड़े हमदर्द हो, 47 में आप हारे हो, 65 में आप हारे हो, 71 में आप हारे हो, 99 में आप हारे हो। कश्मीर के लिए कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 370 गया, पाकिस्तान पत्ता तक नहीं हिला। ब्लफ इज कॉल्ड। तो अभी जो पाकिस्तान की सोसाइटी है अवेयर हो गई है, थैंक्स टू द मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू इंटरनेट। अभी हर बच्चा देख रहा है सच्चाई क्या है। अभी नहीं बोल सकते कि 1971 हम जीत गए हैं, 1965 हम जीत गए हैं, किताबों में छपवा दिया कि हम जीत गए। उस टाइम पे इंटरनेट सोशल मीडिया नहीं था। सर आपने जो बात बोली अभी है सर, मुझे आपने याद दिला दिया ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने सन 2011 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर के बोला कि वो अभी डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ के, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ जंग की। उन्होंने खुद ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान की संसद में, कह रहे कि जी ये 65 की जंग हारे, ये 71 की जंग हारे, आधा मुल्क इन्होंने लूज किया। कारगिल में इनका परफॉर्मेंस देख लो, कहते हैं हमने अपने पेट काट काट के, हमारी हड्डियों से गोश्त उतार करके हमने इन्हें खिलाया है। उसके बाद जो है इनकी परफॉर्मेंस ये है। एंड दैट मैन इज टुडे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और हिंदुस्तान का जंग की बातें कर रहे हैं। अभी आपने ये बात की ख्वाजा अहमद की और डिफेंस मिनिस्टर। हाँ। जब पहलगाम हुआ उससे पहले किसी को मालूम था कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मुझे मालूम था, बाकी किसी को नहीं मालूम हो। मैं कह रहा हूँ किसी को ये मालूम नहीं था कि वहाँ डिफेंस मिनिस्टर कौन है। सब सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जानते थे। राइट। अभी भी डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी पूछेंगे सर तो बहुत कम लोग का मालूम नहीं कौन है। शायद नवाज शरीफ का ही नाम ले लें। बिल्कुल। तो उस कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी की ये हालत है, जिसको डिफेंस मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम था, पहलगाम होता है, आसिम मुनीर एकदम से अंडरग्राउंड हो जाता है, दिखता ही नहीं है, और सडनली डिफेंस मिनिस्टर साहब सामने आ जाते हैं और आके बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो ये तो उस कंट्री का स्टेटस है कि जहाँ पे सिविल गवर्नमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है। और अभी वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, देखिए सारे मिनिस्टर उनके इंटरव्यूज दे रहे हैं। अभी वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सिविल का लॉ है, डेमोक्रेसी इज फंक्शनल। लेकिन किसी पाकिस्तानी से बात कीजिए, यूट्यूबर से बात कीजिए, सब बोलते हैं कि भी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। तो ये एक मुल्क, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए, एक मुल्क कहाँ गया, एक मुल्क की सभ्यता कहाँ गई, एक मुल्क की आर्मी कहाँ गई, एक मुल्क की पॉलिटिक्स कहाँ गई। और पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से अच्छी थी पहले 15-20 साल, और अभी देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ गई और हमारी इकॉनमी कहाँ गई। सर ऑलमोस्ट मिड 80s तक उनकी इकॉनमी अच्छी थी, हमसे बेटर थी। लेकिन सर ये इनका सर काम खराब हुआ जब इन्होंने कश्मीर में सर वही जब JKLF और सर ये खालिस्तान और इन चक्करों में पड़े। जब भी उन्होंने अपना जो पैसा जो पब्लिक की भलाई के लिए लगना चाहिए था, वेलफेयर के लिए लगना चाहिए था, अपलिफ्टमेंट के लिए लगना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगना चाहिए था, जब वही पैसा आप आतंकवाद में लगाओगे। आपके दर्शकों की नॉलेज के लिए ISI का डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड बजट पाकिस्तान नेवी से ज़्यादा है। अगर आपकी जो एक आर्म है नेवी, उससे ज़्यादा पैसा आप ISI को दे रहे हो। हम सबको मालूम है ISI क्या करती है, तो फिर कैसे देश तरक्की करेगा? सर ड्रग स्मगलिंग लगभग $30 बिलियन की करते हैं वो। बिल्कुल पूरी। और ईरान से तेल स्मगल करते हैं, 14% तेल तो ईरान से आता है पूरे पाकिस्तान में।
एंड उसके बाद सर कराची का टैंकर माफिया, खैबर पख्तूनख्वा का टोबैको माफिया, और जो सर ड्रग्स खुद, अच्छा सर ये इतने होशियार हैं, ये ड्रग्स पाकिस्तान में भी बिकवाते हैं लेकिन पंजाब में नहीं बिकवाते। चिट्टा पंजाब में नहीं बिकेगा, चिट्टा कराची में बिक जाएगा, केपी में बिक जाएगा, आज़ाद कश्मीर भेज देंगे, लेकिन पंजाब में नहीं बेचने देते। वही ना, सोसाइटी के दूसरे अंग हैं जो छोड़ के पंजाबी को, उसको खोखला करना चाहते हैं, उसको इतना कमज़ोर करना चाहते हैं कि वो आवाज़ ही नहीं उठाए। तभी तो, नहीं तो बलूचिस्तान फुल ऑफ मिनरल्स। लैंड देखिए बलूचिस्तान का जो है, लैंड मास कितना हिस्सा बनता है। पश्तून एक्सीलेंट फाइटर्स, सिंधीज एक्सीलेंट बिजनेसमैन, इधर कश्मीरी गिलगित बाल्टिस्तान क्या स्विट्जरलैंड से अच्छी जगह है टूरिज्म के लिए, लेकिन उस सबको बर्बाद कर रहा है पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान। और ये चीज़ अभी पाकिस्तानी अवाम को समझ आ गई है। सर नूर वली महसूद ने सर जो एड्रेस टू द नेशन किया था अभी 2 महीने पहले, एंड सर उसने सर एक बात बहुत अच्छी बोली कि ही सेड कि पाकिस्तान की ये जो फौज है, कहते हैं ये पश्तूनों के ऊपर जुल्म कर रही है और प्लस बलोचों के ऊपर जुल्म कर रही है। तो सर हमने ये भी देखा है कि सर टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, बीआरए या इस तरह के सर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर, इनका सर एक मतलब अनप्रेसिडेंटेड टाइप का सर एक कोलैबोरेशन शुरू हो गया है। ये नाउ दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, लाइक बीएलए इज हेल्पिंग टीटीपी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान, नॉर्थ ऑफ क्वेटा तो पूरा पश्तून बेल्ट है, तो वहाँ पे बीएलए उनको हेल्प कर रही है। और बीएलए को अगर कोई काम कराची में करना होता है या पंजाब में करना होता है तो वहाँ उनको टीटीपी हेल्प कर रही है। सर ये जो क्रॉस पॉलिनेशन सर शुरू हुआ है सर, डोंट यू थिंक दैट इट इज अ नाइटमेयर सिचुएशन एंड एट द सेम मोमेंट यू आर ट्राइंग टू मिडल विद इंडिया एंड हैव अ वॉर विद इंडिया? तो सर क्या मतलब आसिम मुनीर की जो पर्सनल एक सर जो ऑब्सेशन कह ले या पावर की हंगर कह ले, वो अपनी पावर की भूख में सर वो इतना पागल हो चुके हैं, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं कि ही इज ट्राइंग टू सैक्रिफाइस द एंटायर कंट्री फॉर हिज ग्रीड। जितने भी हुक्मरान हुए हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पॉलिटिकल थे चाहे वो मिलिट्री थे, मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने पाकिस्तान के हक के लिए काम किया, यू नो। और जो आपने बात की कि ये जो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, एनिमी इज अ फ्रेंड, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का रूल है। लेकिन सर इसमें एक आर्गुमेंट सर ये देते थे ना कि यार वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक रिलीजियस जिहाद है टीटीपी का, जो बलोच स्ट्रगल है वो एक एथनिक लिंग्विस्टिक स्ट्रगल है लाइक ईस्ट पाकिस्तान। तो कहते हैं यार ये दोनों कभी मिल नहीं सकते, बट वी आर सीइंग कि वो मिल रहे हैं, क्योंकि दुश्मन एक है। और अगर आप दुश्मन को अलग अलग लड़ोगे तो दुश्मन स्ट्रांग है, अगर आप इकट्ठे लड़ोगे, कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ोगे तो दुश्मन के ऊपर ज़्यादा नुकसान होगा। तो व्हेन द एनिमी इज कॉमन then there are no permanent interests, you know, there are no permanent friends or enemies, there are only permanent interests. तो आपका इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान आर्मी को डिफीट करना है। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि कल को बलूचिस्तान बोलेगा कि ये टीटीपी ये अपना केपी का हिस्सा मेरा है या पश्तूनों वाला एरिया मेरा है। उन्होंने कभी नहीं बोले तो, लेकिन वो अगर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड जंग कर रहे हैं तो इट इज इन देयर फेवर। सर एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर सर वी क्लोज इट। सर आपकी एक नई बुक आ रही है सर, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, तो सर हमने उसके बाद वीडियो भी किया था। तो ये जो बुक आ रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं जरा, कब तक आ रही है, क्या है इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, कितने गाजी आए कितने गाजी गए मेरी पहली किताब थी। यस सर, वो डायलॉग सर, लेकिन मैं बताता हूँ वो डायलॉग सर, मैं कहता हूँ यू आर द ओनली मिलिट्री ऑफिसर, या तो सैम मानेकशॉ के कोट्स फेमस हैं या तो फिर आपका वो डायलॉग फेमस है जिसकी टी शर्ट्स बनती हैं। या सही बात है, टी शर्ट बनती हैं, पोस्टर्स बनते हैं, मग्स बनते हैं। यस एंड तो वो कितने गाजी आए कितने गाजी गए। मैं 40 साल फौज की नौकरी करके 17 साल की उम्र में एनडीए गया था, 60 साल की उम्र में सवाए फौज के और कुछ नहीं किया। सडनली 60 साल के बाद एक किताब लिखता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस लिखता हूँ, ये सोच के कि चलो शायद किसी बच्चे को पढ़ के उसके काम आ जाए जो डिफेंस एस्पिरेंट है। और वो बुक डे 1 पे ओपन अप एज अ नेशनल बेस्ट सेलर नंबर 1। यस। और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड्स में उसको बेस्ट बुक मिलती है इन पॉपुलर चॉइस नॉन फिक्शन में। तो बहुत प्यार दिया रीडर्स ने। और अभी जो दूसरी किताब है, दूसरी किताब बेसिकली बहुत से मेरे को मैसेजेस आते थे कि सर जो मिलिट्री के इथोस हैं वो सिविल में क्यों नहीं है, या सिविल में अगर वो इथोस आ जाएं तो हम तो बहुत पावरफुल कंट्री बन जाएंगे। सर ये सवाल मैंने आपसे, आपको याद है जब मैंने पिछला किया तो मैंने पूछा था कि सर
मैं इवन श्रीनगर में व्हेन यू आर कोर कमांडर, मैं बाहर श्रीनगर से आता था कहीं से, जैसे ही हम बदामी बाग कैंट में घुसते हैं द वर्ल्ड चेंजेस। ठीक है, हाइजीन आप देख लीजिए, आप हाइजीन, एनवायरमेंटल, आपकी बात करने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, डिसिप्लिन। एंड जब आपसे बात भी करता है फौजी तो आपको एकदम से पता लग जाता है। हाँ, तो इनफैक्ट मेरी जो दूसरी किताब है वो स्टार्ट ही इससे इंसिडेंट से होती है। एंड पूरी घटना जो है सच्चाई है, वो स्टार्ट ही इस इंसिडेंट से होती है कि मैं एक लिटरेरी फेस्टिवल में बैठा हूँ, मेरे इस तरफ मेरे जनरल मलिक साहब बैठे हैं और इधर की सीट खाली है। एक लेडी आती हैं, पीछे जाते हैं, पूरा देखती हैं, उनको शायद पीछे कोई सीट नहीं मिली, तो फिर वो इधर आती हैं तो मेरे को पूछती हैं कि इज़ दिस सीट वेकेंट? आई से यस मैम। तो वो जब बैठ रही होती है तो मैं जैसे मिलिट्री में होता है, मैं अपनी सीट से उठता हूँ। जब वो लेडी अपने कंफर्टेबली सेटल इन होगी चेयर में, फिर मैं नीचे बैठता हूँ। वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। अचानक स्क्रीन के ऊपर फिर मेरी फ़ोटो आती है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन मेरा था एंड उसमें मेरा पूरा बायो पढ़ा जा रहा है। तो ये लेडी मुझसे पूछती है इज़ दैट यू? एंड आई से यस मैम। एंड चलिए मैं गया वहाँ पे, वो सेशन ख़त्म हुआ, वो इवेंट ख़त्म हुआ, फ़ोटो खींची, लोग खींचते। 3 महीने के बाद में वैसे ही एक इवेंट में वो लेडी मुझे फिर मिलती है और मुझे उनका नाम भी मालूम नहीं। वो मिलती हैं तो मेरे को कहती हैं हेलो जनरल, हाउ आर यू? मैम आई एम गुड, हाउ आर यू? कहती मैं उस दिन जब आप मेरे साथ बैठे थे, पहले आपने यस मैम बोला, फिर आप खड़े हो गए जब मैं बैठ रही थी, मैंने घर जाके अपने पेरेंट्स से बात की। कहती जब मैं बैठी हूँ वहाँ पे, जिस तरह की मुझे फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आई, जिस तरह की मुझे फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट मिली, तो कहती मैं सोच रही थी दिमाग में कि ये इंसान पक्का फौजी होगा। कहती तभी उसकी फ़ोटो स्क्रीन पे आती है और उसके बायो पढ़ा जाता है, वो इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है। एंड देन शी सेज आई सी व्हाट शाइन्स इन यू। और ये मेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा, कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट देगा कि आई कैन सी व्हाट शाइन्स इन यू। पर जब बाद में जब मैं जाके अपना, जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वो KGS झरनों तो नहीं शाइन कर रहा है, वो शाइन कर रहा है वो 17 साल का बच्चा जो NDA में गया, जिसको ट्रेनिंग मिली, जिसकी अपब्रिंगिंग आर्मी में हुई, जिसको जवानों ने सिखाया, जिसको सूबेदार साहब ने सिखाया, जिसको सीनियर अफसर ने सिखाया, और उसके बाद में उसको देश ने प्यार दिया, पब्लिक ने प्यार दिया। जो शाइन है वो उस फौजी की है, इंडिविजुअल की नहीं है। वो जो फौज के दस्तूर है उसकी शाइन है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सोल्जर। एंड लास्ट जाकर जो चैप्टर है, जब पूरा मैं लिख देता हूँ कि क्या मिलिट्री क्या है, उसमें है नाउ आई रिकॉग्नाइज द ब्रिलियंस विद इन यू। ये जो किताब है, ये मिलिट्री लीडरशिप इथोस और उनकी सिविल लाइफ में या कॉर्पोरेट लाइफ में रेलेवेंस क्या है, या उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मिलिट्री के दस्तूर हैं, बहुत दिल से लिखी किताब है, और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, सिंगल अपना होम मेकर मदर्स के लिए, वर्किंग मदर्स के लिए, इंटर्न्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए, टीम लीडर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस ऑनचोस, सब के लिए ये किताब है कि कैसे मिलिट्री के लीडरशिप इथोस सिविल में काम आते हैं। और किताब का नाम है वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, वॉर रूम टू बॉर्डर रूम। कि ये जो 3 स्तंभ हैं, बाकी सारी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ना, इन 3 के नीचे आ जाती हैं, वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी। और इसमें वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप ऑनेस्ट हो, आप चोरी नहीं करते हो। ईमानदारी है मेरे टास्क की तरफ, मेरे मिशन की तरफ, मेरे देश की तरफ, मेरे जवान की तरफ, मेरे जवान की परिवार की तरफ, कैसे मैं अपने आप को जोखिम में डाल के अपने जवान को सेफ रखता हूँ। तो ये बुक, एंड मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं ना, क्योंकि पहली किताब तो मेरी जीवन की लेखनी थी, मैन्युस्क्रिप्ट ली, एडिटर को पकड़ा दी और फिर उसके बाद उसको नहीं पढ़ा। ये किताब एडिटर ने मुझे एडिट करके वापस भेजी कि सर आप एक बार इसको रीचेक कर दीजिए। और मेरे पास टाइम था तो मैं उसको पढ़ने लग गया। अपनी लिखी किताब पढ़ते पढ़ते मेरी खुद की आंखों में आंसू आ रहे थे। मतलब इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, एनेक्डोट्स जो रियल लाइफ के हैं इतने स्ट्रॉन्ग हैं। कैसे एक नया जवान अपने सूबेदार साहब की डेड बॉडी उठा करके, कारगिल युद्ध के दौरान सूबेदार साहब का वजन उससे 2 गुना होगा, 3 दिन तक डेड बॉडी उठा के नीचे बेस में लेके आता है, सिर्फ बर्फ़ को पिघला पिघला के पीता है, ना राशन है ना कम्युनिकेशन है। क्यों लेके आता है? क्योंकि उसको यह विश्वास था कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे को पीछे नहीं छोड़ के आएंगे। इंडियन आर्मी डज नॉट लीव इवन देयर डेड बिहाइंड। ये ऑनर कोड है। एक 23 साल की लड़की है, नई शादी होती है, यूनिट एक्सरसाइज में गई है,
अभी खुद भी माँ नहीं बनी है, लेकिन एक जवान की वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे वो अंदर बच्चा जो है फीटस इज नो मोर, तो उसको क्लीनिंग करना है, तो जो डॉक्टर है वो कहते किसी को देख के देना पड़ेगा। अभी लिख के कौन देगा? जवान भी एक्साइज एरिया में, ऑफिसर्स भी एक्साइज में, तो कंपनी कमांडर साहब की वाइफ को बुलाओ। वो कंपनी कमांडर साहब की वाइफ खुद 23 साल की लड़की है, वो आती है, पहले उस लड़की को समझाना पड़ता है, वो मानने को तैयार नहीं कि मेरा बच्चा खत्म हो गया, उसको समझाती है, खुद माँ बनी नहीं अभी तक, लेकिन उसको समझाती है क्योंकि जिम्मेदारी है कंपनी कमांडर की वाइफ होने की। उसको जब समझाती है वो मान जाती है, फिर जब डॉक्टर कहता है लाइए साइन कीजिए कि कुछ गड़बड़ होगी तो आप जिम्मेवार हैं, वो जिम्मेदारी भी निभाती है। ये जो इथोस है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो सिविल में हम अपना सकते हैं। सॉरी इमोशनल हो गया थोड़ा, नहीं क्योंकि किताब इतनी इमोशनल सब्जेक्ट पे, तो आई वुड रिक्वेस्ट आपके रीडर्स, आपके व्यूअर्स। नहीं सर, हम तो जब बुक लॉन्च पे होगी सर तो हम तो दोबारा बैठेंगे हम। नहीं आपके तो बुक मैं अभी कल साइन कर रहा हूँ, आपके तो बाई नेम साइन करके आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच सर। सर मैं कह रहा था एक डिफरेंस तो सर देखिए यही है ना कि हमारे यहाँ सर जब फौज की गाड़ी निकलती है तो सर वो आसाम से लेकर के गुजरात और आप नीचे केरल से लेकर कन्या आप कश्मीर तक चले जाइए, बच्चे जो है सल्यूट मारते हैं, ठीक है। उनको उस 4-4 साल के बच्चों को किसने सिखाया सल्यूट? किसी ने सिखाया नहीं, ठीक है, उनके दिल से आता है। दूसरा हमारे यहाँ पे सर जो आपने कहा हीरोज जो हैं, हमारे यहाँ सर जो वॉर हीरोज हैं सर, उनके नाम की सड़कें, उनके नाम की अभी हम रेलवे स्टेशन और उनके नाम की एरियाज, कॉलोनीज बनती हैं, वो सरकार नहीं बनवाती है, लोग बनवाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे विजन थापर रोड है, मेरी राजरीफ के हैं, ठीक है, राजरीफ के थे उनके, मैं फादर साहब को, मदर को बहुत अच्छे से जानता हूँ जी। तो अब वो यहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि यार ये रोड उनके नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ का कोई नहीं जानता उनको, उनका कोई लेना देना नहीं इस जगह से, लेकिन उनके नाम की सड़कें आपको इंडिया के अलग अलग कोनों में मिल जाती है, ठीक है। तो और सर दूसरी तरफ आप चले जाएं, वहां पे सर एनफोर्स करते हैं, ठीक है, मेजर अजीज भट्टी, फलाना ढिकाना, ठीक है, ये तमगाए बसाला, सितारा इम्तियाज और हिलाले जुर्रत, सब कुछ। और उसके बाद सर फौज कहती है कि इनके नाम पे ये चीज़ बनेगी, फौज जो है वो पैसा देती है उनकी स्टैचूज लगाने के। तो सर ये जो अलग अलग कल्चर है ना सर, यहाँ पे सर पब्लिक करती है, वहाँ पे जो है फौज कर रही है। तो सर जब 9 मई होता है वहाँ पे, तो वही पब्लिक जा करके मेजर अजीज भट्टी की स्टैचूज भी तोड़ते हैं, उनके मुंह पे कालिक भी मलते हैं, MM आलम का जहाज भी जलाते हैं, ठीक है, कोर कमांडर के घरों पे हमले भी होते हैं। एंड सर मैं बात तो सर कहूँगा, इधर कोर कमांडर हो तो सर पाकिस्तान आर्मी जैसा ही हो, ठीक है, राजा है सर, मतलब सर एग्जॉटिक खाने ही नहीं, एग्जॉटिक पक्षी भी है घर में, एग्जॉटिक लिविंग है, सब कुछ एग्जॉटिक है। स्ट्रॉबेरी मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने लोग खाते, लेकिन उसके फ्रिज में, ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग, जहाँ पे कौम जो है वो आटों की लाइनों में मर रहे हैं, बिल्कुल स्टैम्पेड में मर जा रहे हैं, सिर्फ 100-200 रुपए सस्ता आटा लेने के लिए। सर वहां पे सर वो एग्जॉटिक फ्रूट्स खा रहा है। वही तो मैंने बताया ना कि जब गरीब आदमी का बच्चा भूखा मरेगा ना, गरीब आदमी भूखा मर जाएगा नहीं बोलेगा, किसान भूखा मर जाएगा नहीं बोलेगा, सड़क के ऊपर जो रिक्शा चला रहा है भूखा मर जाएगा नहीं बोलेगा, लेकिन जब उसके बच्चे को रोटी नहीं ना मिलेगी तब वो चुप नहीं रहेगा। अभी हालत पाकिस्तान में वो हो गई, जब गरीब आदमी के बच्चे को नहीं रोटी मिलेगी तो वो आवाज़ उठाएगा, और वो आवाज़ अभी उठनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये मालूम है। नवाज शरीफ को इंग्लैंड के पता नहीं कौन से कंट्री के एयरपोर्ट के ऊपर हुटिंग हो रही है, चोर है, चोर है। रिलीजियस प्लेसेस में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपकी हुटिंग हो रही है, चोर है, चोर है। मक्का में हुए, हाँ जी भाई, मैं रिलीजियस प्लेस में वहाँ पे भी चोर है के नारे लग रहे हैं। तो क्या इज्जत कमाई आपने? यहाँ पे लेफ्टिनेंट विजन थापर के नाम पे सड़कें बन रही हैं, और वहाँ पे आपको आपके मुंह पे बोल रहे हैं चोर है। बस यही सभ्यता का फ़र्क है, यही अपब्रिंगिंग का फ़र्क है, यही पेरेंटिंग का फ़र्क है, यही स्कूलिंग का फ़र्क है, यही मेंटरिंग का फ़र्क है, यही जो आप हर रोज़ अपने बड़ों से सीखते हो उसका फ़र्क है। यही फ़र्क है जब हम किसी बड़े के पैरों को हाथ लगाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर आपने इतना समय दिया, एंड सर आई एम वेटिंग कि सर हम सर जब बुक के ऊपर सर एक डिस्कशन ज़रूर करेंगे। श्योर, विल डू अ पॉडकास्ट ऑन बुक।
थैंक यू सर। थैंक यू एंड थैंक जय यू हिंद। एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ योर्स। जय हिंद।